बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज जुम्मे का दिन है और आज बहुत ज्यादा सर्दी है। मैं आप सबसे कहूंगी कि अपना ख्याल रखें, अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि हम लोगों को, कराची के लोगों को इतनी ज्यादा ठंड की आदत नहीं है। 13 टेम्परेचर है और उसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि माइनस है। मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, तो अपना ख्याल रखें। और जब वजू वगैरह भी करें तो गर्म पानी से करें इस्तेमाल, गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी सेहत भी जो है वो मुतासिर ना हो सके। और जुम्मे के हवाले से बात करूंगी। आप लोग जुम्मे का दिन है, जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो अपनी दुआओं में हमारी टीम को, हम सबको, हमारे इदारे को याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती है। नाज़रीन, आज का भी प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप सब जानते हैं कि हम डेली आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आते हैं जिससे आप लोगों को अवेयरनेस फराहम हो, लोगों के मसाइल भी उजागर हो, लेकिन अलग अंदाज से, ताकि आप लोगों को, और ऐसी बातें मैं अपने गेस्ट से करने की कोशिश करती हूँ जो कि सबको समझ आए, जो कि सब रिलेट कर सके। सबके हर किसी शोबे में बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो आज के मसाइल जो है हम बात करेंगे मैरिज मेकर्स, मैच मेकर्स के मसाइल के बारे में। मैरिज ब्यूरो वाले जो होते हैं उनके क्या क्या मसाइल होते हैं, उनकी भी एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, क्या होती है, किस तरह से क्वैक से बच सकते हैं, क्या इनकी फील्ड में भी क्वैक्स होते हैं, 2 नंबर मैच मेकर्स भी होते हैं। तो सारी बातों पर रोशनी डालेंगे। आपकी मुलाकात करवाते हैं समी शेख साहब से, जो कि सीईओ हैं ऑल मैच मेकर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। जज़ाकल्लाह। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बख्श, समाजी रहनुमा भी हैं जनाब ये, और फिशरमैन है, सुजाग वेलफेयर फोरम के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक है जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आपको भी मुस्कुराती सुबह में वेलकम करते हैं। बातों का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आज किचन की दुनिया में कुछ अलग अलग सा समा है, बहुत गहमा गहमी है, रश है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जिसको कहते हैं ना, जैम है। और हमारी स्क्रीन की शोभा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सलमान फूड्स भी हमारे साथ आज मौजूद है। हमारे स्पेशल थैंक्स करते हैं सलमान फूड्स को, और उसी के साथ साथ रिवायत कुकिंग ऑयल को। बढ़ते हैं शेफ सारा की जानिब और उनसे जानते हैं कि आज किचन में क्या क्या होने जा रहा है। जी शेफ सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? क्या कहशा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ सारा, आप बताइएगा जरा, किचन में माशाल्लाह क्या खूबसूरत नजारा है माशाल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास एक कल सरप्राइज होगा, वो सरप्राइज आज हमारे पास है सलमान फूड की ह्यूज रेंज। और आप जैसा कि जानते हैं तमाम लोग कि सलमान फूड्स जब आ जाता है तो फिर छा ही जाता है। और सलमान फूड्स का तो फिर क्या कहना ही है कि मज़ा चख लो ज़िंदगी का। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी ज़िंदगियों में जो मज़ा है वो सलमान फूड्स की वजह से दोबारा हो गया है। और आज हम जो रेसिपी बनाने जाएंगे उसमें डेफिनेटली सलमान फूड्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। और ये प्रोडक्ट ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, बल्कि हमारी रेसिपी को भी बहुत ही मज़ेदार बना देंगे। और इसके साथ साथ एक और सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि हम चलते हैं अपनी एक यंग और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी शेफ के साथ, जो कि बनाने जा रही हैं सलमान फूड के प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ही यमी और मजेदार डिश। तो चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। अच्छा शेफ सारा, सलमान फूड के हवाले से आपने बता दिया, रिवायत कुकिंग ऑयल के बारे में भी तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे सलमान फूड आ जाता है तो डेफिनेटली रिवायत तो साथ साथ ही है ना भाई। रिवायत के बगैर तो खाना बनना ही मुश्किल है। सबसे पहले तो हमारी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल डिशेस में जो है ऑयल के बगैर आप कुछ यूज कर ही नहीं सकते ना। स्टार्टअप ही ऑयल से होता है, तो बेसिक हम कैसे भूल सकते हैं। रिवायत जहाँ होता है तो फिर खाने का तो मजा साथ साथ दुबाला हो जाता है। और रिवायत की सबसे खुसूसियत ये है कि ये बहुत ही लाइट ऑयल होता है, फैट इसमें नहीं होता, और बहुत ही मजे से इसको आप यूज कर सकते हैं और बहुत हेल्दी फीलिंग के साथ आप इसको खा भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जी खालिस रिवायत ऑयल हमारे साथ है और सलमान फूड हमारे साथ है। तो इन दोनों प्रोडक्ट के साथ जो हमारी डिश बनने वाली है वो डेफिनेटली बहुत मजे की होगी। बिल्कुल। बढ़ते हैं शेफ की जानिब। जी शेफ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजीना है और फायरोज किचन। ग्रेट माशाल्लाह, यानी कि आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही होती हैं और होम शेफ। मैं होममेड शेफ भी हूँ, प्रोफेशनल शेफ भी हूँ माशाल्लाह। तो ग्रेट हो गया है। और आपको अगर हमने ऑर्डर देना है या हमारे व्यूअर्स ने ऑर्डर देना है आपको आपके मजे मजे की डिशेस टेस्ट करने के लिए, तो किस तरह से हम ऑर्डर दे सकते हैं? मेरा पेज भी है रोज किचन के नाम
से, और मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेती हूँ और व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, पेज पर भी है, और आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। रोज़ किचन के नाम से मेरा पेज है। जी जी, रोज किचन के नाम से आप हमारी अच्छा, माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए हमारी शेफ। हाँ बिल्कुल, ताकि आवाज जो है व्यूअर्स को सही आए। रोज किचन के नाम से हमारी शेफ को ऑर्डर दिया जा सकता है और इनके फूड को जरूर टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये अपने फूड में इस्तेमाल करती हैं सलमान फूड और ऑयल होता है रिवायत का। तो डेफिनेटली इनकी डिशेस भी बहुत मजे की और बहुत यमी होती है। पर्सनली मैंने इनकी टेस्ट करी हैं डिशेस, नो डाउट बहुत मजे की होती है। और अब हम चलते हैं अपने डिश की तरफ। क्या बना रही हैं शेफ आज हमारे साथ? मैं आज बना रही हूँ झींगा पुलाव। वाओ, इस मौसम को मद्देनजर रखते हुए, जो ठंड में मतलब वैल्यू होती है प्रॉन की, तो उसके लिहाज से मैंने झींगा पुलाव आज मैं बना रही हूँ। चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या क्या इसमें ऐड करना है और क्या स्टार्ट लेना है, कैसे? सबसे पहले जो है ना, इसको ऑयल में जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट को थोड़ा सा सौते किया, गोल्डन लाइट सा ब्राउन करके। और उसके बाद जो है मैंने इसमें सलमान फूड्स की टोमेटो प्यूरी डालनी है, यानी कि ये हाँ, हमारे पास सलमान फूड की टोमेटो प्यूरी है, जो कि दुबाला करेगी, इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करेगी और डेफिनेटली हम इसको इसमें ऐड करेंगे। और साथ साथ सबसे पहले हम लेते हैं रिवायत का कुकिंग ऑयल। शेफ हमें ये प्लीज बॉटल दीजिए और आप स्टार्ट लीजिए। रिवायत कुकिंग ऑयल की खासियत ये है कि ये जब पकता है तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। इसमें मैंने रिवायत कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सलमान फूड्स की टोमेटो प्यूरी ऐड करूँगी और डन हो गया। इट्स मीन कि ये मिक्स करते हैं। ना मैं आपके साथ हेल्प करवाऊँ। ये हमने जो है वो इसके अंदर जितने प्राउंस हैं हमने इसको इसके साथ जो है वो टमाटो प्यूरी इस्तेमाल की है सलमान फूड की, और इससे जो है वो टेस्ट डेफिनेटली बहुत मज़े का हो जाएगा। अच्छा, टमाटो प्यूरी के अलावा सलमान फूड की ह्यूज रेंज है जो कि आप अपने घरों में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। क्या कशा, आप क्या कहेंगे सलमान फूड्स के? आपने यूज़ करे हैं इनके प्रोडक्ट्स? चख लो मजा जिंदगी का, जब उनका ये स्लोगन है तो चख लो मजा जिंदगी का, जिंदगी के मजे चखाते हैं सलमान फूड्स। क्या क्या इनके, अगर हनी की बात करें तो अमेजिंग है, इनके टोमेटो प्यूरी की बात करें तो वो तो इतनी अमेजिंग है कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा होता है। अच्छा शेफ, मुझे हमेशा ऐसा होता है कि ये जो झींगे वाली बिरयानी होती है या पुलाव होता है, इसमें एक स्मेल आती है, झींगों की, प्रॉन्स की स्मेल आती है। उसकी स्मेल को हटाने के लिए क्या करना चाहिए जो कि लोगों को जो है ना वो बदबू ना आए? सबसे पहले तो ये कि इसको ज्यादा हम कुक भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्ड हो जाता है। ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले जो है ना जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट में थोड़ा सा इसको भूनती हूँ, ताकि उसकी स्मेल, पहले तो अच्छे से साफ सुथरे धो के उसको क्लीन करके, और उसको जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट में इसीलिए उसको मैं भूनती हूँ ताकि वो उसका जो स्मेल है वो निकल जाए। अभी आप जब ये ट्राई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। और ये क्या कहते हैं कि इतनी देर भी ना भूने और पकाएं कि ये हार्ड हो जाए। ओके, मतलब अगर ज्यादा भूनते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं? बिल्कुल, ये हार्ड हो जाते हैं और फिर खाने में मजा नहीं आता, मतलब झींगे की जगह आपको कुछ और ही फील हो रहा होता है। ओके, वाओ, दैट्स वेरी गुड। तो झींगा पुलाव आज हम ट्राई करने वाले हैं शेफ के हाथों का, और हर शेफ के हाथ का एक अपना जायका होता है, एक अपनी लज्जत होती है। रिवायत कुकिंग ऑयल ने जो है वो इसकी लज्जत को और ज्यादा बढ़ा दिया है, और जब हमने ऐड कर दिया टोमेटो प्यूरी जो कि सलमान की है, तो फिर क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो चुका है, स्टार्टिंग हो चुकी है रेसिपी की। कहाँ तक पहुंची है हमारी रेसिपी? ये रेसिपी ऑलमोस्ट हमारी बस बनने की तरफ जा रही है, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम इसको बनाएंगे, क्योंकि हमारा तो स्लोगन ही बन गया है ना, झटपट खाना विद सलमान फूड्स और रिवायत। तो अब अच्छा क्या कहते हैं, एक और टिप मैंने आपको देनी है। जैसे कि अभी वेदर है सर्दियों का और यहाँ पे फिश और ये प्राउंस, हमारे सी फूड बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अंदर पर्सनली जैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी फिशेस, जब भी हम लेकर आते हैं मार्केट से और उसको वॉश करते हैं, या प्राउंस हैं, तो थोड़ा सा अगर आप वेनिगर अगर आप इसमें डालने के बाद इसको थोड़ा सा जस्ट 5 to 10 मिनट्स अगर आप रख दें तो जो इसकी स्मेल है ना वो अच्छे से चली जाती है। वेनिगर यूज करने के बाद देन फिर आप जो अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मसाले हैं या जो स्पाइसेस हैं, वो आप लगा के इसको रख दें। तो ये वेनिगर से जो है वो बहुत ज्यादा देर नहीं, जस्ट 3 to 4 मिनट्स ओनली, कि आप उसको
सोक करके आप रख दें और वो उससे जो है वो स्मेल बहुत अच्छे से चली जाए। ओके, सफेद सिरके का अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी। फिश में से भी और प्रॉन्स में से भी। जब तक आप अपनी रेसिपी कंप्लीट कीजिए, बनाइए, हम बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब और उनसे पूछते हैं क्या क्या मसाइल हैं जिंदगी में। जी समी भाई बताइएगा, मैच मेकर्स के मसाइल क्या होते हैं? मैच मेकर्स के मसाइल यही है कि बहुत से लोग जो कि क्लाइंट मैच मेकर बन गए हैं और फेसबुक में पेज बनानी है, ग्रुप्स की शक्ल में लोग काम कर रहे हैं आजकल, और इस काम में बेहतरी नहीं, अब तो खैर बुराई चल रही है। अच्छा, जाहिर सी बात है, कोई भरोसा कैसे करेगा? कोई क्लाइंट जब रजिस्ट्रेशन कराएगा उसी सूरत पे कराएगा कि हर आदमी उस पेमेंट लेके गायब हो जाता है तो ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह जो काम करने वाले हैं वो बदनाम हो रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने अपनी एसोसिएशन का कब से आगाज किया? हमारी एसोसिएशन कम से कम 3 साल हो गए इसको तकरीबन, और मैच मेकिंग मैं 12 साल से कर रहा हूँ। ओके। और 300 खवातीन मेरे पास रजिस्टर्ड है जो कि मैच सिर्फ कराची में ही काम कर रही है मेरे शुरू का, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट में, उनके फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत सी ऐसी खवातीन जो कि जैसी बात इनके ऑफिस नहीं है, तकरीबन 75% तो ऐसी खवातीन जिनके ऑफिस नहीं है, घर बैठ के कर रही हैं बाइज्जत तरीके से, लेकिन इनके काम को खराब किया जा रहा है। कुछ लोग जो है नासिर हैं जो कि फेसबुक पे ग्रुप बना के बैठ जाते हैं या पेज बना के बैठ जाते हैं, तो इस तरह से इनके काम में मुदाखलत हो रही है बहुत। ओहो, तो ये तो बड़े मसले वाली बात है। इस तरह से कैसे चलेगी कहानी? वैसे ही कारोबारी हालात इतने खराब हैं। अच्छा, क्या मैच मेकर्स के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है या घरेलू खवातीन जो है हमारी वो भी मैच मेकिंग करवा सकती हैं? देखिए, मैच मेकिंग ऐसा शोबा है जो कि हर आदमी कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन तरीका होना चाहिए उसका। ये नहीं है कि आप किसी क्लाइंट पे या उनको एक्सपोज कर रहे हैं, आप उनकी प्रोफाइल्स को चला रहे, दुनिया भर में दिखा रहे हैं। कोई मैच मेकर अपनी बहन बेटियों की कभी भी प्रोफाइल नहीं चलाएगी। इसकी वजह है कि उनको पता है कि यहाँ पे शेयर की जाती चीजें। हमारे यहाँ भी ये सब सिलसिला चल रहा है। अब माँ बाप जो है बहन बेटियों की वैसी प्रोफाइल नहीं देते किसी को, भरोसा करना पड़ता है। तो बिल्कुल। अच्छा, भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी शोबा हो। तो ये मैच मेकर्स की रजिस्ट्रेशन कितनी ज्यादा जरूरी है? क्योंकि पहले तो ये हुआ करता था कि फला पड़ोस में एक आंटी रहती है, वो शादी कराती है तो चले भाई वो मैच मेकर बन गई, लेकिन आपने बताया कि 300 आपके पास रजिस्टर्ड हैं, तो इस चीज में भी रजिस्ट्रेशन आ गई है। इसमें भी क्वैक्स होते हैं, कुछ अलग लोग होते होंगे, क्योंकि एक ऐसा शोबा है ये कि बहुत, वो कहते हैं ना, एक कदम भी फूक फूक के रखना पड़ता है। जी हाँ, असल में मैच मेकिंग का ऐसा शोबा है जहाँ पे खवातीन घर बैठ के काम तो कर रही हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं। इस तरह आपने देखा कुकिंग का भी काम चल रहा है, उसका सिलाई कढ़ाई का भी चल रहा है, इस तरह चल रहा है। मैच मेकिंग ऐसा शोबा है कि हर खवातीन ने एक एक पेज बना लिया, एक एक ग्रुप बना लिया, अब चल रहा है। पहले तो PPCL का दौर था, उसमें ये खवातीन राब्ता करती थी, ना पिक्चर सेंड करना ना कोई करना, जाके विजिट करके देख के आते थे। मजबूरी थी, देखना पड़ता था। फिर तो हम सिर्फ मुंह जबानी बताते थे कि नाक रखिए ऐसे लड़की का, जाके देख लें। अब तो ये कहते हैं कि आप पिक्चर सेंड कर दें, पिक्चर सेंड करते हैं तो कहती है नहीं, इससे अच्छा दिखा दें आप, बस इससे अच्छा दिखा दें। वो समझ नहीं आता उनके कोई। और डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई। डिमांड बहुत है। लड़कों की डिमांड ज्यादा है, लड़कियों की ज्यादा है? दोनों की तकरीबन, लेकिन एक दूसरे की देखा देखी चल रहा है यहाँ पे। और क्या है, खानदान के अंदर मेरी कजन की शादी फना जगह पे हुई है तो मैं भी इससे अच्छी जगह करके दिखाऊंगी। अगर सोशल मीडिया ये देख रहे होते हैं तो उनका रुझान यही होता है कि हमारे अच्छे से अच्छा है, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं तो हम क्यों ना अच्छे से अच्छा लें। बिल्कुल, मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहुंचते हैं, हम जाते हैं मोहम्मद बख्श भाई के जाने पर, उनसे जानते हैं। सर, माहीगीरों के मसाइल के जरा रोशनी डालिएगा, क्या मसाइल होते हैं माहीगीरों के? माहीगीरों के तो काफ़ी मसाइल हैं। तो एक तो ये कि हमारी जो मसाइल है, पहले मैं बात करूँ समुद्री लाइफ है, जो हमारी समुद्री लाइफ इस वक्त तबाह हो रही है। जो मतलब साहिली पट्टी जो हमारी कराची से लेकर केटी बंदर तक जो साहिली पट्टी है, इसमें मैंग्रोव्स के जो दरख्त है, कमर के दरख्त, वो काटे जा रहे हैं। वो बहुत बड़ी माफिया है, उसको अच्छा, बहुत बड़ी माफिया है। वो पूरे मैंग्रोव्स के दरख्त हमारी साहिली पट्टी के काट रहे हैं। मैंग्रोव्स के दरख्त हमारे मछली की इजाज के लिए भी कारामद है। और सुनामी जैसी अगर कराची को खुदा न खास कोई सुनामी जैसी अगर आएगी, वो सुनामी अगर आ जाएगी तो हमारी साहिली पट्टी जो है ना गैर महफूज है, तो उसको कोई नहीं रोक रहा है। और समुद्री जो लाइफ हमारी है वो तबाह हो रही है। मछली समंदर के अंदर नहीं है, बेचारे माहीगीर गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो गई। पहले बहुत तादाद में मछलियाँ, आजकल बड़े माहीगीरों की हालत बड़ी वो ऐसे। जब वो समंदर में कयाम करने के लिए जाते हैं सर, तो कितने दिनों का कयाम होता है और कितनी जरूरियात जिंदगी की चीजें वो अपने साथ लेकर जाते हैं? क्या वहाँ पर डॉक्टर भी वो अपने साथ लेकर जाते हैं? क्योंकि जब वो जाते हैं तो कितने दिन तक वहाँ पर रहना होता है, कुछ नहीं पता होता। जब समंदर में वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल वो 2-4 होते होंगे उन चीजों से। तो किस तरह से ये चीजें होनी चाहिए? क्या आप समझते हैं कि जो चीजें वो लेकर जाते हैं अपने साथ, क्या वो काफी होती है?
नहीं, हमारे जो माहीगीर जो छोटी किश्ती है, टुकड़ी वाली जो कहलाती है, छोटी घोड़े कहलाते हैं, वो 5 से 6 दिन के 4 दिन के लिए जाते हैं समंदर के अंदर। 4 दिन के लिए अपना राशन वगैरह ये लेके जाते हैं, और गोली वगैरह, पेनाडोल वगैरह ये चीज, डॉक्टर वगैरह उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता है अंदर। और दूसरी जो बड़ी लांचें होती है वो जाती है महीने के लिए जाती है समंदर के अंदर, पूरा महीना लगा के आती है। अगर खुदा न खास कोई बंदा, अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गया मछेरे का, तो वहाँ पर उसकी डेट भी हो जाती है, फिर उसको लाजमी मजबूर कश्ती जो है ना उसको लेके आनी पड़ती है। अगर गहरे समंदर के अंदर दूर होगी तो उनको टाइम लगता है, इधर पहुँचने में काफ़ी मतलब दुश्वारी का मतलब सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये मतलब माहीगीरों के यहाँ से जब जाते तो छोटी किश्ती वाले जब जाते तो मतलब ये 4 दिन 5 दिन के लिए अंदर ही सोते भी, अंदर किश्ती के अंदर राशन वगैरह भी ले जाते हैं, बर्फ ही लेके जाते हैं, ताकि वो समंदर में मछलियाँ मारते, झींगे वगैरह जो है वो मारते रहते। फिर वो अगर कोई खुदा न खास उसको बुखार आ गया या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया, हार्ट, बहुत सारे मरीज हमारे हार्ट के मतलब माहीगीर मतलब समंदर के अंदर किश्ती के अंदर फौत हो गए, तो ये भी मसाइल है। और इसके साथ हमारे जो जब तक हमारे जो साहिली पट्टी के जो माहीगीरों के जो मसाइल है, एक ये है कि हमारे जो साहिली पट्टी जो है उनके एजुकेशन नहीं, अवेयरनेस नहीं है माहीगीरों में। ठीक है। तो अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि जो पूरी साहिली पट्टी पे जो है नी, वो जो स्कूल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं नी, उन पे भी वडेरों का कब्जा होता है, उनकी दीवारों को तोड़ के वडेरे वो बेच देते हैं। अच्छा। हाँ, दीवार गवर्नमेंट की स्कूल है, उनको भी अभी एक हमारे इलाके के अंदर वहाँ साहिली पट्टी पे 2-3 स्कूल ऐसे थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वडेरों ने बहुत पुरानी गवर्नमेंट की स्कूल बनी हुई है, उनकी दीवारें तोड़ के वहाँ पर प्लाटिंग कर दी, चना कटिंग में प्लाट भेज दिया, 30-30 लाख रुपए का एक प्लाट भेज दिया गवर्नमेंट स्कूल का। और उसके बाद साथ मतलब हमारे एक इलियास गोट है, वहाँ पर जिला कौंसिल का एक वाटर सप्लाई स्कीम बनी हुई थी, वो भी उन लोगों ने भेज दी, उस पर जो है ना वो 3 करोड़ की भेज दी। हमने उनको बोला भाई ये जो गवर्नमेंट की चीजें वो भी बेच देते हैं। तो साहिली पट्टी के 147 क्रेक है समंदर की। ओके। 147 क्रेकों पे वडेरों का कब्जा है इस वक्त। अल्लाह अकबर। और आप जो मैंग्रोव्स के दरख्तों की बात कर रहे थे, जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा। लोग तो दुनिया भर में लगाए जा रहे हैं दरख्त और हमारे यहाँ है तो काटे जा रहे हैं, ये क्या बात है? ये जो माफिया है ना, बहुत बड़ी माफिया है। ये जो बासर वडेरों की सरपस्ती है, वो जो काट रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बड़ी मतलब वो माफिया है, बहुत बड़ी। क्यों? मेन चीज़ है जो काटने वाले है नहीं, जो भी मैंग्रोव के दरख्त जो काट रहे हैं वो हमारे माहीगीरों में से नहीं है, समझे? अच्छा। माहीगीरों में से है, मगर वो जो उनको बासर वडेरों की सरपस्ती है। वडेरों की सरपस्ती ये है, वडेरों का बड़े लेवल पे ताल्लुक होता है, असेंबली तक मतलब सीएम तक उनका ताल्लुक होता है, बड़े लेवल पे उनका ताल्लुक होता है। वो एक फोन भी करते अभी कोई मतलब, एक तो ये दूसरे जो WWF है या दूसरे इदारे हैं जो मैंग्रोव्स पे काम करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सारे जो है नी नाकारा हो गए इस वक्त। ओके। तकरीबन 10 लाख जो मैंग्रोव्स के दरख्त इस वक्त साहिली पट्टी पे काट चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं मोहम्मद बख्श भाई की जानिब और उनसे जो बात अधूरी छोड़कर गए थे वो कंटिन्यू करते हैं। जी भाई बताइएगा कि मैंग्रोव्स के दरख्त जो है वो काट दिए जाते हैं, कि दुनिया भर में लगाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ से होते हुए भी काट दिए जा रहे हैं। सुनामी वगैरह की सिचुएशन अगर आती है, अल्लाह ना करे, तो वो हमें बहुत मददगार फराहम हो सकती है उन दरख्तों की वजह से। लेकिन वो जो काटते हैं वो कौन से अनासिर हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, आप क्या समझते हैं? हुकूमती सतह पर भी बात होनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि हमारे साहिली समंदर की जो हालत है, हम चाहे सीव्यू की बात करें, चाहे हम हॉक्स बे की बात करें, सफाई का तो कोई वहां पर निजाम ही नहीं है। बच्चों के पैम्पर्स भी लहरों के साथ साथ आ रहे होते हैं। बहुत सी चीजें जो डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन आप बताइए जो दरख्त है ये काट के उनको मिलता क्या? ये क्या बहुत महंगे बिकते हैं? क्यों इनको काटा जा रहा है? मैडम मसला ये है कि एक तो ये जो हमारी समंदर की साहिली पट्टी है वो गैर महफूज है। महफूज इसलिए गैर महफूज है कि हमारे जो मैंग्रोव्स के दरख्त काटे जा रहे हैं, इसके साथ जो हमारी समंदर के अंदर जो मतलब आक्स पे है या दूसरे साहिली पट्टी है, उधर जो है नी प्लास्टिक की थैली भी डाली जाती है। तो प्लास्टिक थैली भी हमारे जो समुद्री लाइफ है उसके लिए तबाह वो बर्बादी है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम में ये भी कहा है कि हमारी जो समंदर के अंदर प्लास्टिक की थैलियाँ डाली जा रही है और पूरा ड्रेग सिस्टम जो पूरे नदियों का जो वो सिस्टम केमिकल वाला पानी जा रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब हमें एक तो ये जो समंदर में जो पानी डाला जाता है, फैक्ट्रियों का गंदगी, जहरीला पानी और उसके प्लास्टिक के बैग भी डाले जा रहे हैं। बहुत सारा पूरा कराची मर जाती है, इससे मछलियाँ मर जाती है। और हम लोग जो मछली जो खाते हैं मतलब मैंग्रोव्स के, वो मछली क्या करती है? एक और बात बताऊंगा, मतलब मछली जो हमारे झींगे होते हैं ना, झींगे ये जब छोटे झींगे होते हैं तो ये क्रेकों के अंदर आ जाते हैं। क्रेक होती है समंदर में, जो क्रेक होती है उसको डोरा कहलाते हैं, क्रेक उसके अंदर आ जाते हैं।
तो मछली जब ये जून और जुलाई होती है तो वो क्रेकों के अंदर जो है नी जो झींगे छोटे छोटे होते हैं वो उस मैंग्रोव्स का जो होता है नी उसको गिजा के तौर इस्तेमाल करते हैं। वो खाती है, और जब खाती है तो मछली भी खाती है उसके अंदर गिजा, तो मैंग्रोव्स जो होती है कीड़े मकोड़े वो चीज, मतलब अब तो वो खाती है तो वो खा के मतलब समुद्र में अंदर जाती है। तो हमें जो अभी ये इस वक्त एक कैंसर जो फैल रही है, हमें फिश वगैरह नजदीक जो हमें लोग फिश जो लेके आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, नजदीक वाली जो फिश हमें नहीं खानी चाहिए, छोटी फिश हमें खानी नहीं चाहिए जी। इसलिए ये कि हमारे लिए नुकसानदेह हमारे मतलब हमारे जो माइग्रेन के लिए भी नुकसान है, हमारे लिए भी नुकसान है, क्योंकि हम ये अगर फिश खाएंगे तो हमारे कैंसर जैसी मरीज बहुत सारी चीजें मतलब वो हमें लग सकती है। इस पे किसी ने बात नहीं की। अभी मैं आपको ये चीजें बताऊं कि ये छोटी मच्छी ये जो आ जाती है उनसे वो खाती है, जहाँ कोई वो साहिल पे आ जाती है तो इससे मतलब होते हैं। और प्लास्टिक की जो बैग होती है वो टाइटल होता है, टाइटल कछुआ, और उसके लिए वो जेली फिश के तरह से वो खाता है तो वो उसकी भी मौत हो जाती है। बहुत सारे साहिल पे जो है टाइटल भी पड़े हो रहते हैं, मतलब उसकी भी कोई वारसी नहीं होती। बाहर मुल्क के अंदर टाइटल जो एक अगर टाइटल होती है उसके साथ अंग्रेज कितना मोहब्बत करता है, बिल्कुल बहुत मोहब्बत करता है। दूसरा ये है कि जो हमारी जो मैंग्रोव्स के दरख्त है ये हमारे लिए इसलिए लाजमी ये है कि हम खुदा न खास कोई ऐसी अभी इस पर मौसम तब्दील होती रहती है, समंदर के अंदर जो होती है नहीं सारे सिस्टम होता है वो पिघलता रहता है। जो खड्डा होता है, एक खड्डा है हम एक ग्वादर की तरफ है, एक हमारा इंडिया की तरफ है, खड्डा की तरफ है, ये अपना सीर क्रेक से आगे उधर ये खड्डे वगैरह हैं। तो हमारे दादा वगैरह जो है ना उस टाइम कहते थे कि ये चीजें मतलब है, तो उससे ये सुनामी जैसी अगर सूरत हाल, पहले भी एक 99 के अंदर जो तूफान आया था उसके अंदर सैकड़ों लोग बेचारे जो है मर गए थे, दरख्तों के ऊपर उनकी लाशें टंगी रहती थी ये वो। तो अगर खुदा न खास ऐसी कोई सूरत हाल हुई सुनामी जैसी तो हमारी साहिली पट्टी जो गैर महफूज है, क्लिफ्टन जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे, कितनी बड़ी क्लिफ्टन पे बिल्डिंग बनाई, ये सब गैर महफूज हो जाएगी। क्यों हमें मैंग्रोव्स के दरख्त लाजमी होने चाहिए, और मैंग्रोव्स के दरख्त जो काट रहे वो बहुत बड़ी माफिया है। बिल्कुल जरूरी है, हमारी जरूरतियात जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मैंग्रोव्स के दरख्त, ये बात तय है। लेकिन जो लोग ये दुश्मन अनासिर हमारे साथ कर रहे हैं कि वो दरख्तों को काट रहे हैं, खुदा का खौफ करें और अपने मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दें। बढ़ते हैं हम समी भाई की जानिब। समी भाई बताइए आज तक कितने रिश्ते करवा चुके हैं? बहुत करा रहे, क्योंकि मेरा जो काम है इस वक्त मैच मेकर जो काम कर रही हैं उनको आगे लेके आना, उनको प्रमोट करना। इसके लिए हमारे अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम भी होते रहते हैं, वर्कशॉप भी होती रहती हैं मैच मेकर्स की, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि इस फील्ड को खराब कर चुके हैं। ग्रुप्स की शुरू में व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, क्लाइंट्स ने भी बना लिए हैं। मैच मेकर तो खैर छोड़े, फेसबुक के अंदर हर आदमी बैठा हुआ है मैच मेकर बन के, जमीन से पत्थर भी निकाले हैं तो कोई ना कोई निकलता है कि मैं मैच मेकर हूँ। अच्छा, तो ये हालात है। अब बात सारी ये है कि पहले क्लाइंट्स की तादाद ज्यादा थी, मैच मेकर्स कम थे, अब मैच मेकर ज्यादा है तो क्लाइंट्स की तादाद कम है। ओके, हर बंदा ही सोच रहा होता है कि मैं शादी करवा दूं। बस हर बंदे ने, हर क्लाइंट ने दो रजिस्ट्रेशन पकड़ी हुई है, मगर फ्री में दिखा रही है कुछ मैच मेकर जो अनप्रोफेशनल है, जो रजिस्ट्रेशन करती ही नहीं है। हालांकि हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन लें आप, ताकि आपको एक फर्ज हो जाए कि हाँ हमने काम करना है, इनके लिए करना है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन ली है। बाद दफा ऐसा होता है जो बिना रजिस्ट्रेशन के ले लेते हैं, वो वर्क कर रही हैं 6-6 महीने साल कर रही होती हैं उनके ऊपर, वो डायरेक्ट हो जाते हैं। अब वो बेचारी क्या करें, घर बैठ के काम कर रही हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि डायरेक्ट हो गए। बिल्कुल। अच्छा, मैच मेकर्स की फीस देते हुए लोग क्लाइंट क्यों जो है वो मसले मसाइल का शिकार होते हैं और बातें जो है वो उलझाते हैं? बात होती है कितने पैसों की, एंड में जो है वो पैसे कम करके दे देते हैं, ये क्या सीन है? देखिए शुरू में तो हर कोई यही करता है कि आप ले रहे हैं हम आपको दे देंगे, आप पहले करवा दें रजिस्ट्रेशन की, आपको डबल दे देंगे। इस तरह की बात जब हो जाती है तो फिर वो फोन उठाना भी गवारा नहीं करते, वरना तो शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सलाम दुआ रोजाना, यानी कि खून पी जाते हैं रोजाना वो। लेकिन फिर जब एक दफा रिश्ता हो जाता है तो उसके बाद बोलते हैं आप कौन और हम कौन। बस वो जवाब टका सा जवाब होता है कि आप करते क्या, आपने किया है, सिर्फ नंबर तो दिया आपने, अल्लाह दे देंगे, कौन सा फीस लेके भाग रहे हैं आपकी। इस तरह की फिर ऐसी खवातीन आती है हमारे पास, उनकी रिकवरी करवा के देते हैं फिर हम लोग। अच्छा, आप हाँ मुझे बताइए ना, आपकी एसोसिएशन क्या क्या काम करती है, क्या क्या खिदमात अंजाम देती है मैच मेकर्स के लिए? देखिए एसोसिएशन का काम ये है कि तमाम मैच मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेके चलना। ठीक है। कुछ लोगों ने फील्ड को जब खराब किया हुआ तो दैट सी बात उनको अवेयरनेस देते हैं कि भाई इस तरह आपने काम करना है, ये तरतीब है, ये पोस्टिंग करनी है, आपने प्रोफाइल इस तरह से बनानी है। उसके अलावा इनकी रिकवरी अगर हो जाती है, राशन का भी मेडिकल का भी देख रहे होते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वाओ। तो आपने कैसे सोचा कि ये ऐसे एसोसिएशन बनाते हैं जो इस तरह से काम करे? देखिए सोचा इसलिए कि कुछ खवातीन के साथ नाजायज हो रहा था, मैच मेकर जो खवातीन काम कर रही थी, यहाँ तक कि उनको
बदनाम किया जा रहा था, उनको थ्रेट दी जा रही थी, कुछ अनासर कर रहे थे, तो हमने कहा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए मैच मेकर्स के लिए, इनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना चाहिए इन मैच मेकर्स के लिए। तो बाकायदा इनके लिए प्रोटेस्ट किया था हमने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है निकले इनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज नाम है पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया याद हो आपको समी भाई, जो आपने किसी का रिश्ता कराया हो और रिश्ता कराते कराते एंड में कोई ऐसे मसाइल हो गए हो कि ना हो पाया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ का, क्योंकि आप 12 साल से मैच मेकिंग करवा रहे थे? नहीं, ऐसे तो बहुत से हैं, बेताशा हैं इस तरह के किस्से। अभी रिसेंटली एक कराया था तो हमारे पास पूरी फैमिली आई थी और अच्छी खासी फैमिली थी, खाते पीते लोग थे कि हम भाई सिंधी फैमिली थी, उन्होंने कहा कि हमें जाना है, विजिट कराएं हम लड़कियों का ही कराएं। तो मेरी एक पार्टनर थी, उन्होंने उनका विजिट कराया नॉर्थ कराची की तरफ, तो वो फैमिली गई बाकायदा। अब तो यहाँ दैट मतलब फैमिली को तो इतना नहीं जानते, सिर्फ वो नंबर दिया जाता है। उन्होंने घर पे गए, उनके साथ फ्रॉड ये किया कि पता लगा लड़का पहले से 2 शादी उसकी छुट्टी हुई है, तलाक याफ्ता है पहले से वो। ओके, और आपको नहीं बताया? उनका काम यही था कि बस लड़के से शादियां करना और जहेज लेके गायब करना उनके साथ, बस उनको लड़की को भगा दिया करते थे और बुरा भला कह के। ये 2 दफा इनके साथ केस हो चुका है। फिर हमने इस पे काम किया तो इनकी रिकवरी वगैरह करा के दी, इनका सारा जो जहेज का सामान था दिलवाया, उनको दिलाया सारा, और इसमें उन्होंने FIR वगैरह भी कटवाई इनके ऊपर। ठीक है, इंक्वायरी किस तरह से करते हैं सभी भाई? अगर कोई मतलब रिश्ता आता है, लड़का अगर बोलता है, जैसे आपने बताया 2 शादियां हुई हैं, तो क्या मैच मेकर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले सबसे ज्यादा इंक्वायरी करवा ले, उसके बाद देखे सारी? हमारे फॉर्म में मेंशन होता है ये चीज, आपके वेरिफिकेशन वगैरह कराना आपका काम होता है। जब फॉर्म जब कोई फिल करता है, हम रजिस्ट्रेशन स्लिप भी देते हैं बाकायदा। तो बात लोग ऐसा होता है कि नहीं जा पाते, नहीं करते, तो हमसे कहते हैं कि समी भाई इसकी आप करवा दें, वेरिफिकेशन करवा दें, जाके सीधे करवा लेते हैं कि कहाँ ऑफिस है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? मैंने ये देखा है कि आजकल झूठ बहुत ज्यादा हो गया, खासतौर पे रिश्तों में। रिश्ता करवाने के लिए जब जाते हैं मैच मेकर के पास तो ये कहते हैं कि फला बेटा हमारा इतना कमाता है, हालांकि बच्चा भले कम कमा रहा हो लेकिन ज्यादा बताते हैं ताकि सामने वाला जो है उस हिसाब से जहेज दे। तो जो जहेज की रसूमात हमारे यहाँ है, एक रस्म बन चुकी है, ये अब खत्म हो गई है या आप समझ रहे हैं कि ये अभी तक भी बरकरार है? देखिए, ये चल रहा है, ढके छुपे अल्फाजों में चलता है ये सब जी, ढके छुपे गिफ्ट चल रहा है, गिफ्ट नाम तोहफा दे, जहेज का नाम तोहफा दे दिया है जी, तो बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं, तो ये होता रहता है। अच्छा, डिवोर्स रेशो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्या समझते हैं समी भाई, किसकी वजह से जो है ये नुकसानात हमारे माशरे में हो रहे हैं? डिवोर्स क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? क्या लड़कियों में बर्दाश्त खत्म हो गई है या लड़कों में बर्दाश्त खत्म हो गई? देखिए, डिवोर्स का रेशियो इसलिए बढ़ गया है, अभी तो शायद यकीन ना करें, व्यूअर्स यकीन ना करें, ये आम सी बात हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये कोई शौक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने वकील से बात कर रहा था, वो कोर्ट में, तो ये केस लेकर आया, कहने लगा डिवोर्स का केस है। मैंने कहा अच्छा, वो आप फारिग होंगे मुझसे बात करें फिर आप के। तो वो दोनों मियाँ बीवी हंसते हुए गए और हंसते हुए बाहर आए। मैंने क्या कह रहे डिवोर्स आपस में, और साथ ही गए, बच्चे भी 2 उनके। मतलब हंसते हंसते डिवोर्स हो गई। आप यकीन करें कि मेरे पास हर दूसरा क्लाइंट जो आ रहा है ना, वो डिवोर्स ही आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये क्यों हो रहा है? मतलब क्या आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है इस बारे में? बस अंडरस्टैंडिंग नहीं है और कोई वजह नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, हर आदमी अब दूसरी शादी करना चाह रहा है, सपोर्ट के लिए करना चाह रहा है बस। बिल्कुल, मुझे लगता है हमारी कौम में, बहैसियत कौम, हम लोगों में अब सब्र नहीं रहा, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, किसी की बात ही नहीं सुनते, वो सर फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि इसने ये बात की कैसे। मतलब भाई सब्र रखें, थोड़ी सी बर्दाश्त करें। जब तक आप सब्र नहीं करेंगे तो जिंदगी आपकी खूबसूरत कैसे होगी? आप जब तक सब्र कर रहे होते हैं तो आप अल्लाह ताला के बेहतरीन पसंदीदा बंदों में से भी हो जाते हैं। तो सब्र का पैमाना लबरेज ना होने दे, यही तो खूबसूरती है रिश्ते की, कि कभी आप जो है वो मान जाए, कभी सामने वाला मान जाए, वरना ये 2 बंदे एक साथ तो रह नहीं सकते। 2 कहते हैं ना, 2 तलवारें एक मैदान में नहीं रह सकती। तो एक बड़ा मुश्किल ये सब चीज होती है, आसान नहीं होती। अच्छा जी, मंसूर भाई की बेहद पुरस्कार दरख्वास्त पे कि किचन में 2 क्वींस रहती हैं। हम अब बढ़ते हैं जरा किचन की दुनिया में, देखते हैं बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन गया ही है हमारी, क्या बना रहे थे हम लोग आज? पुलाव, झींगा पुलाव जी। कितना हो गया है कंप्लीट हमारा झींगा पुलाव? बिल्कुल आ रहा है, मुझे बातें करते करते भी आ रहा था। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन देनी है और हम शेफ से थोड़ा सा पूछेंगे कि इसका जो अरोमा टेस्ट है और किस तरह से डेवलप हुआ। डेफिनेटली आपको पता तो होना चाहिए कि इसमें सलमान फूड और रिवायत कुकिंग ऑयल ऐड हुआ है, तो मज़ा तो दुबाला हो ही गया है इसका। अच्छा, हम चूंकि सलमान कहता है कि चख लो मज़ा ज़िंदगी का, तो इसी तरह से आप भी इसको इंजॉय कीजिए, आप बनाइए घर पे अपने साथ साथ, और साथ साथ रेसिपी लिखना ना भूलिएगा, जो कि हम चलते हैं शेफ की तरफ। जी शेफ, क्या क्या आपने ऐड किया था इसके अंदर? सबसे
सबसे पहले मैंने ऑयल में जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट को थोड़ा सा सौते करा और उसके बाद जो है मैंने सलमान फूड्स की टोमेटो प्यूरी डाल के और थोड़ा सा उसको भून के और दही डाल के भून के फिर उसमें मैंने झींगे डाल दिए। उसको मैंने 4 to 5 मिनट सिर्फ कुक किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने उसको जिंजर गार्लिक में 4 to 5 मिनट भून लिया था। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी देर पानी डाल के उसमें और चावल डाल दिए और उसको दम पे लगा दिया। और उसमें मैंने जो मेन इंग्रेडिएंट डाला था वो सोया डाला था खुशबू के लिए। यानी कि ये आपकी पुलाव की एक हिडन टिप है जो कि अगर आप डालेंगे ये आपकी रेसिपी का एक मेन पार्ट है। सोया डालने से आप भी याद रखिएगा, सोया डालने से इस रेसिपी में जो है वो खुशबू भी आ जाएगी और इसकी स्मेल भी खत्म हो जाती है और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है इसका। जो झींगा पुलाव जो मैं बनाती हूँ, मेरी ये स्पेशल डिश है जो झींगा कढ़ाई और ये झींगा पुलाव। बिल्कुल। अच्छा शेफ, ये हम चिकन भी बना सकते हैं ये वाला पुलाव यही रेसिपी फॉलो करके? जी बिल्कुल बना सकते हैं हम। चिकन में भी बना सकते हैं और उसमें भी हम ये सोया ऐड कर सकते हैं, लेकिन झींगा पुलाव में मैं लाजमी ऐड करती हूँ, तो वो जो है ना बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और आपकी हिडन की जो है वो ये है कि सोया अगर आप ऐड करते हैं तो मजा दोबाला हो जाता है। और जब बात हो रही है सलमान फूड्स की और रिवायत कुकिंग ऑयल की, तो जनाब दोनों की ही कारकर्दगी इतनी अमेजिंग है। आप लोग अपने घर का हिस्सा बनाएं और अपने किचन की रौनक को और बढ़ाएं सलमान फूड्स के साथ, क्योंकि सलमान फूड्स कहता है चख लो मजा जिंदगी का, लेकिन जिंदगी का मजा चखते चखते अपनी जिंदगी को खूबसूरत भी बनाएं। और किचन की रौनक को और बढ़ाने के लिए रिवायत कुकिंग और खालिस रिवायत कुकिंग ऑयल आपकी किचन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हर ऑयल में जो ना एक हीक और एक स्मेल आती है, लेकिन रिवायत कुकिंग ऑयल मैंने खुद इस्तेमाल किया है तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि इसके अंदर कोई हीक नहीं है। इतना जबरदस्त है कि अगर आप इससे ऐसे हाथ पे भी लेते हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं, ग्रीसी नहीं है ये। तो बहुत अच्छी चीज है कि कोलेस्ट्रॉल से फ्री है, आप इसको इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से भी आप निजात हासिल कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ खूबियां हैं, खुसूसियात हैं जो कि मैं मजीद वक्तन फवक्तन आपको बताती रहूंगी, क्योंकि रिवायत का और हमारा साथ और सलमान फूड्स का और हमारा साथ किचन की दुनिया में चलने वाला है तकरीबन आई थिंक एंड ऑफ जनवरी तक। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप लोगों की रेसिपी कंप्लीट हो गई तो प्रेजेंटेशन की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले जो है वो हम प्रेजेंटेशन की जानिब जाए, हम अपनी शेफ से थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि शेफ का एक्सपीरियंस कितना है इस कुकिंग डोमेन में और शेफ की स्पेशलिटी क्या क्या है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से कुकिंग कर रही हूँ होममेड, और प्रोफेशनली अल्हम्दुलिल्लाह 3 इयर्स हो चुके हैं मुझे। मैं कर रही हूँ। और दूसरा ये कि मेरा जो बिजनेस है रोज किचन के नाम से, हमारा कपल फूड बिजनेस है, कपल फूड, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम करते हैं, वो खुद भी शेफ हैं और मैं भी शेफ। माशाल्लाह, हम दोनों मियाँ बीवी शेफ हैं माशाल्लाह। तो पहले उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं आगे जाऊं, शेफ बनूं। हाँ। और लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो भी मेरे साथ आ गया है और मैं उनको लेकर आई जिद करके। तो मेरी खुशनसीबी है कि वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी शेफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हमें बहुत खुशी होती है जब हस्बैंड एंड वाइफ एक ही प्रोफेशन में होते हैं, उनके बगैर तो मैं अधूरी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत को इसी तरह कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ, रेसिपी कंप्लीट हो गई है जी, ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। प्रेजेंटेशन की जानिब हम रवा दवा हैं और सलमान फूड के साथ और रिवायत कुकिंग ऑयल के साथ जो है वो हमारी डिश बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो गई है। वाह, बहुत ही अमेजिंग अरोमा आ रहा है और स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी का दिल ना ललचाए तो फिर आप कहिएगा सबका दिल ललचा गया कि आज ही बनाना है झींगा पुलाव, तो अपने घरों में बनाइए। अपने हस्बैंड से कहिए कि आज आते हुए ना आप प्रॉन्स ले आइएगा, झींगे ले आएगा, मैं आज जो है वो हमारी शेफ ने बनाना सिखाया हमें झींगा पुलाव, तो हम बनाएंगे और लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, घर के जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, क्योंकि वो जो है ना इस तरह की चीजें बड़ी इंजॉय करते हैं, चटोरे होते हैं ना हमारे घर के। और साथ साथ कहकशा ये भी बताएगा कि हमारा इसमें जो टेस्ट डेवलप हुआ है ना सोया के साथ साथ जो है वो हमारे सलमान फूड की टोमेटो प्यूरी जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि पर्सनली टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको यूज किया है और अभी भी बहुत अच्छा अरोमा देती है, बहुत अच्छा कलर देती है और बहुत मजे का टेस्ट देती है। तो डेफिनेटली टोमेटो प्यूरी के साथ साथ रिवायत कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बनाता है बहुत ही आसान। वाओ, दैट्स वेरी गुड। और हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी दोनों शेफ्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी शेफ सारा एक नई रेसिपी के साथ, इंशाल्लाह।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, तो ये थी शेफ सारा और एक हमारी शेफ जिन्होंने आज जबरदस्त झींगा पुलाव बनाना सिखाया और हम सब के पेट में ना एक ऐसे चूहे दौड़ा दिए जो कि हमें खुशबू से हम लोग दो चार हो गए और हमें मजा आ गया। अच्छा, ये जब झींगों की बात हो रही है तो हम चाहते हैं कि हम बात करें मोहम्मद बख्श भाई से और उनसे जाने झींगे किस तरह के हमें खरीदने चाहिए, क्योंकि मुझे ना मछली खरीदनी आती ना मुझे झींगे खरीदना आते। एक आम आदमी को किस तरह से पहचान कर सकता है वो कि एक अच्छी मछली, फ्रेश मछली, ताजा मछली की क्या पहचान है और झींगे किस तरह से खरीद सकते हैं? मैडम, पहली तो बात यह है कि मैं जो है ना एक सोशल वर्कर हूँ। साहिली पट्टी पे माहिरों की फिलाई के लिए काम करता हूँ, उनकी गरीबों की मदद करता हूँ, सोशल काम करता हूँ। दूसरा ये कि हमारा जो दादा था नहीं वो भी माहीगीर रह चुका है। अच्छा। हम माहीगीर, अम्मा और वालिद साहब भी माहीगीर है, मैं भी माहीगीर हूँ। हमें जो है नहीं हमारा दादे परदादे से माहीगीरी सिस्टम में आ रहा है, तो हमारे को इतना तजर्बा होता है कि झींगे जो फ्रंस जो होते हैं नहीं, ताजे झींगे होते हैं जो, वो हमें पता चल जाता है कि ये ताजे हैं। क्या पहचान है हमें भी बताएं। ये जो उसकी पहचान ये होती है कि जो ताजे झींगे होते हैं नहीं, आप उसका वो ऊपर से सिर काटोगे नहीं तो उससे ब्लेड निकलेगा। अच्छा, ताजे की ये पहचान, ताजे की ये पहचान है। ब्लेड निकला तो मतलब ताजा है, फ्रेश है, ठीक है। अगर ब्लेड नहीं होगा, मसलन अभी गोश्त है या मछली है जो भी है, आप अगर मछली को फ्रिज में रखोगे, फ्रिज में गोश्त को रखोगे तो फिर आप वो खाओगे तो उसका मजा कोई और होगा। बर्फ वाली जो चीजें होगी तो उसकी मतलब जो फ्रंट से बिल्कुल ताज़ा होता है, फ्रेश होता है। जो हेले पे हमारी किश्तियाँ जाती है, हेले पे मतलब रात को जाती है, फिर सुबह वापस 2-3 बजे जो आती है, तो उनकी बिल्कुल ताज़े फ्रेश होते हैं मछली, तो उसको बर्फ की जरूरत नहीं होती है, तो ताज़े होते हैं। ताज़े के अंदर ये मतलब वो होती है, तो ताज़ा तो मतलब उसमें किस तरह से ताज़ा मछली को हम पहचान सकते हैं कि ये ताज़ा मछली है? क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता। मुझे तो मछलियों के नाम भी याद नहीं रहता, एक तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, एक बड़ा मसला है। तो बताइएगा जरा ताज़ा मछली की क्या पहचान है? ताज़ा मछली की मैंने आपको बताया कि झींगे की जो और मछली की ये होती है, जो अगर मतलब काटे जा रहे हैं तो उससे ब्लेड निकल रहा है, अगर वो अच्छा, ये मछली और झींगा दोनों की यही पहचान है? दोनों की ये पहचान है। और दूसरा ये कि मछली जो होती है नी, उसकी जो है नी वो खली जो है नी निकाल के देखो तो अगर उसकी वो नजर आ रहा है, लाल नजर आ रही है, तो मतलब ताजी है। और दूसरा पेट के हाथ भी लगा के देखते हैं बंदा कि इसका मतलब नरम तो नहीं है पेट। अगर मतलब मच्छी को हाथ लगा के देखते हैं कि नरम तो नहीं है, मतलब अगर नरम होगी तो मतलब बर्फ की रखी होती है, और वो उसकी जो खली होती है नी, जो खोल के हम चेक करते हैं उसको, तो उससे में लाल अगर नजर आ रही है, दो तीन चीजें जो है हमारे को पहचान होती है। ठीक है। तो एक तो हम पेट पे देख लेते हैं और दूसरा मछली पे हाथ लगा के देखते हैं, ठीक है, कि ये ताजी है या क्या है। तीसरी ये है कि हम उसकी खली निकालते हैं, उसको चेक करते हैं कि इसका जो है नी लाल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है। अगर लाल होती है तो मतलब ये ताजी मछली है। वाह वाह, जबरदस्त। ये कितनी अच्छी टिप्स बताई हैं आपने, क्योंकि मोहम्मद बख्श भाई ऐसा मसले मसाइल हमारे साथ होते हैं, मैं अगर कहीं जाऊं तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, मैं सी फूड नहीं खरीद सकती, समझ ही नहीं आ रही होती कि किस तरह से खरीदें, क्या हमारी, और एक प्राइस भी इनके बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। माहीगिरों के मसाइल हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, समंदर में जाके मछली पकड़ के लेके आते हैं अपनी जानों पे खेल के। तो उनके साथ क्या ये जरूरी नहीं कि कोई ऐसे सिस्टम होना चाहिए? आपने अपनी वेलफेयर एसोसिएशन का कब से आगाज किया और किस तरह से आपने सोचा कि मैं माहीगिरों की फलाह बहबूद के लिए काम करूं? मैडम, मैं एक गरीब आदमी हूँ, बाइक पे चलता हूँ, मतलब एक छोटा सा मतलब सोशल, मेरे दिल के अंदर ये सोशल एक पैदा हुआ है माहीगिरों के लिए, सोशल काम करने के लिए। मैं जो मतलब कहीं पर जॉब करता हूँ, प्राउड कहीं पे जॉब करता हूँ, तो अच्छा। मतलब वो महीने का जो मुझे सैलरी मिलती है उसमें भी मैं पैसा जो जमा करके रख लेता हूँ, ताकि उसमें जो कोई ऐसी गरीब मिस्किन जो मसला तर हो गए तो उनके राशन किसी के पास, अभी साहिली पट्टी में ऐसे फैमिली होती है जिनके मतलब वो रात को एक टाइम रोटी खाते, 2 टाइम रोटी भी नहीं खाते बेचारे, रात को ऐसे बच्चे सो जाते। कोई यतीम भी बचे होते हैं। अभी कोई जो इंडिया में जो माहीगिर कैद हो जाते हैं, भारतीय जेलों के अंदर कैद, मछली के शिकार के लिए गया है समंदर में, तो अभी किरेकुंभ पे पर वडेरू के कब्जे 137 करे के उन पे वडेरू कब्जे, ये बेचारे फिर आगे निकल जाते हैं समंदर के आगे, फिर इंडिया वाले पकड़ लेते। तो इंडिया वाले जब पकड़ लेते तो फिर वो कैद हो जाते, कई सालों से वो भारतीय जेलों के अंदर कैद हो जाते। तो उनकी जो मतलब एक घर के अंदर अगर 4 बंदे छोटी किस्ती में जा रहे हैं, तो वो 4 बंदे अगर बंद हो गए तो उनके पीछे घर में तो क्या रह गया, पीछे कोई कमाने वाला उनका नहीं होता है। अच्छा, तो दुनिया में हर चीज के लिए बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, पाकिस्तान क्यों हम लोग पीछे हैं? आपने कभी हुकूमत से राब्ता किया? माहीगिरों के इतने मसाइल हैं, आपने अपनी आवाज उठाई, वहां तक पहुंचाई, हुकूमत ने आपको कभी यकीन दहानी कराई कि हम आपकी बात सुनेंगे? मैडम, मसला ये है कि इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, कराची की जो साहिली पट्टी है 129 किलोमीटर है, और सिंध पूरी अगर सिंध की साहिली पट्टी मिला के हम 360 किलोमीटर हमारी साहिली पट्टी है, ठीक है।
तो मतलब ये कि हमने गवर्नमेंट को हमारा फर्ज है, हमारे जो वेलफेयर जो एसोसिएशन है, दूसरे जो माहीगीरों के काम करने वाले, उनका फर्ज है कि भाई माहीगीरों के मसाइल के लिए बात करें। एक तो ये जो हमारी साहिली पट्टी, मैंने पहले जो बात आपको कही कि हमारी जो साहिली पट्टी है 129 किलोमीटर कराची की साहिली पट्टी है, और अगर 360 जो है सिंध की साहिली पट्टी, ये मिला के मतलब ये अगर इस पे जो मेन चीज़ है हमारे मैंग्रोव के दरख्त जो मेन वो हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके अलावा माहीगीरों की फिलाई और बहबूद के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो माहीगीर है माशी हुकूक से भी महरूम है और समाजी हुकूक से भी महरूम है। समाजी के मतलब माशी ये होता है कि जो हमारी समुद्री लाइफ है जो वो तबाह हो रही है, खत्म हो रही है चीजें, मतलब माशी ये होता है। समाजी जो होता है वो हमारे जो सोशल समाजी हुकूक ये होता है कि जो माहीगीरों के जो सोशल है वो हुकूक से माहीगीर इसलिए महरूम है कि माहीगीरों के लिए कोई चीज नहीं होती। इलेक्शन होता है तो वोट मांगने के लिए आते हैं, 4 साल के बाद आएंगे, 4 साल के बाद फिर वो वोट मांग के लोग मतलब ये गुलामी की जिंदगी गुजारे नहीं, वडेरों का कब्जा है पूरा। मैं आपको बताया कि नहीं, स्कूलों को सरकारी स्कूल में भी वडेरे भेज देते हैं। अभी जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर किसी गरीब का घर होगा नहीं, उसको भी खाली कराएंगे, बोलेंगे निकलो ये हमारा घर है। भाई वो 10 साल से वहां पर वो बोलते हैं कि हमारी गुलामी करो, गुलामी वाली जिंदगी करो। अभी ये अभी तक हमारे साहिली पट्टी भी ये रुझान खत्म नहीं हुआ, हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने भी बड़ी वो कोशिश, हमारे खिलाफ भी वडेरे जो नहीं वो धमकियां FIR करा देते हैं। एक मरतबा मेरे साथ, आपने कब से जो है आगाज किया अपने सफर का, आपने कब सोचा? ये तकरीबन 98 से मैंने ये मैंने वेलफेयर का सोचा है कि गरीबों की माहीगीरों की खिदमत करूंगा, और जो यतीम है जो मुसलसल समंदर में डूब जाते हैं उनके फैमिली के लिए भी मदद करता हूँ, और जो मतलब ऐसी फैमिली देखता हूँ जो जिनका कोई नहीं होता है, समझे नहीं, तो उनकी मैं मदद करता हूँ। रमजान में जो है लोग अल्लाह के चाहने वाले लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, जो मतलब वो मुझे बोलते हैं कि भाई ये आप भी लेके जाओ, गरीबों तक पहुँचा दो। उन पे उनका मेरे पर एतमाद होता है। एतमाद ये होता है कि उनको यकीन होता है अल्लाह पे कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, कि ये बंदा सही बंदा है, ईमानदार बंदा है, ये जाके हमारी उमानत किसी के जो हमारे हकदार लोग हैं वहाँ तक ये पहुँचाएगा। तो मैं वो उनकी जो देते मेरे को वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। बिल्कुल मोहम्मद भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अभी मैडम एक बात और मैं कह रहा हूँ जी, अभी मैंने सर्दी के मौसम हो गया तो तकरीबन 600 या 700 800 कंबल जो है ना गरीबों में बांटे। मैंने ऐसी जगह तलाश की, इब्राहिम इदरी में नहीं दिया। अच्छा। मुझे पता है कि इब्राहिम इदरी या दूसरे जो इलाके हैं यहाँ पर वो तो कराची से टिचे, उनके पास सब कुछ है, बड़ी बड़ी किश्तियाँ हैं जिनके पास, उनको नहीं दिया। मैंने ऐसी जगह पे तलाश किया जहाँ पर देखे अमेकेटी बंदर गया, खारो छान गया, समुद्र के अंदर जहाँ पर ऐसी बिल्कुल जो गरीब गए बेचारे, उनको पाँव चंपल तक पैरों के अंदर नहीं है। हमारी साहिली पट्टी के अलावा सिंध के भी जो हालत है, गुर्बत के जो जो लोग हैं, बिलावल भुट्टो ने जो बच्चे दिखा रहे थे, वो बच्चों बेचारों के पाँव में चप्पल नहीं थे। तो मैं रमजान के महीने में इनको लोगों के लिए कपड़े भी ले जाता हूँ, चप्पल भी ले जाता हूँ, ताकि इन लोगों ये बहुत अच्छी बात है मोहम्मद भाई, और हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है मजीद। अच्छा समी भाई, मुझे बताइएगा कोई ऐसा दिलचस्प और खुशगवार वाकया मैच मेकिंग से रिलेटेड जब आपने किसी का रिश्ता करवाया हो, या कोई ऐसा सीन हो गया हो जो कि आप भी हैरान हो गए हो कि हो क्या गया, क्योंकि आपकी फील्ड में भी बड़ा कॉम्पिटिशन है। तो बहुत कम देखने को मिलते हैं कि लेकिन बुराई ज्यादा मिलती है। और अच्छा, तो क्यों जब आप इतना अच्छा काम करने निकले हैं तो क्यों लोग जो है मोहम्मद भाई ने जैसे बताया कि वो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ ये जब भी अच्छा काम कर रहे होंगे इनके पीछे दुश्मन भी लग गए होंगे। यकीनन जाहिर सी बात है, कोई भी अच्छा काम करना चाहता है, दूसरा चाहता है ये ना करे हम करें, हम करें। हालांकि दूसरा करने की सोचता है लेकिन कर नहीं पाता। करे वो अमल करें, क्यों नहीं कर सकते। आज देखिए मैं इस मुकाम पे हूँ, पाकिस्तान के नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे हैं हम लोग मैच मेकिंग की दुनिया पे। तो क्या वजह है? सिर्फ भागदौड़ की है, घर बैठ के बातें नहीं की, अमल किया है हर चीज में, हुकूमती सतह तक गए हम हर जगह, यानी कि तमाम मैच मेकर्स के लिए एक काम किया है। कितने रिश्ते आज तक करवा चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में तो हो गए। हजारों की तादाद में, लिस्ट नंबर तो याद ही नहीं होगा। नहीं, जाहिर सी बात है, 12 साल से 12 साल। वाह, टीम के बारे में बताइए, कैसे टीम को मैनेज करते हैं, कैसे लेकर चलते हैं? देखिए अभी जो मैच मेकिंग का काम है ना, वो हो गया सोशल मीडिया के अंदर आ गया, व्हाट्सएप वगैरह के अंदर चल रहा है। अब हमारे ग्रुप तरतीब दिए गए, हर आदमी ने अपना अपना ग्रुप बनाया हुआ। जैसे हमारा ग्रुप तो रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक इदारा है। तो मेरे एडमिन्स काम कर रही हैं, सारी खवातीन हैं, इसमें एक आध जेंट्स भी हैं जो कि आउटडोर का काम करते हैं, उनके राशन पहुंचाना या उनके कार्ड से सर्टिफिकेट्स बनाना, ये शीट वगैरह सब बनवाना। इसी तरह ये जितनी भी मेरी एडमिन से फैमिली की तरह है बिल्कुल माशाल्लाह। ये अपने समझ लें भाइयों की तरह मुझे रखा हुआ है, अपने बेटों की तरह रखा हुआ है मुझे।
इन लोगों के लिए मैं फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा होता हूँ। कभी हम लोग में रंजिशें भी होती हैं, आपस में पार्टियां भी चल रही होती हैं सब, यानी कि लगता ही नहीं कि मैच मेकर, हम पूरी एक फैमिली की तरह होते हैं। माशाल्लाह। कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है आपकी टीम? हमारी जो एडमिन्स हैं वो 20 ठीक है तकरीबन है, और बाकी 300 खवातीन जो कि हमारे ग्रुप में ऐड हैं। ठीक है, वाओ। अच्छा, जो आपसे राब्ता करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनको भी मैच मेकर बनना है खवातीन को, वो तो किस तरह से आपसे राब्ता कर सकते हैं? वो राब्ता कर सकते हैं, ऑल मैच मेकर एसोसिएशन को सर्च करें। आपका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। जी जी, वो नंबर पे राब्ता कर लें। और दूसरी बात, जो भी के मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह उनकी रिकवरी का मसला या उनको कोई मसला पेश आ रहा है, क्लाइंट की तरफ से आ रहा है या मैच मेकर की तरफ से आ रहा है, इंशाल्लाह उस पर भी देखेंगे। अच्छा, जो मैच मेकर आपको देख रहे हैं, जो कि इस फील्ड में काम करते हैं, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? बस ये कहूंगा क्लाइंट से रजिस्ट्रेशन लाजमी लें और किसी पे भरोसा ना करें। और क्लाइंट से भी ये कहूंगा कि उनसे आप रजिस्ट्रेशन करवाएं जिनको आप जानते हो, उनका ऑफिस देखा हो या ऑफिस विजिट करें। ठीक है। अच्छा, बहुत से मैच मेकर ऐसे हैं जो कि फीस पहले ले लेते हैं, तो क्या ये तरीकेकार सही है? देखिए, फीस जाहिर सी बात है प्रोफेशनल को दी जाती है, अनप्रोफेशनल को देंगे तो फिर रोएंगे वो। बिल्कुल। तो बाद में फीस देने वाला सिस्टम दुरुस्त लगता है आपको, आपकी नजर में, या पहले जो एडवांस में फीस ले लेते हैं वो? एडवांस का मतलब ये होता है कि क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा, इसने एक रकम दी है, माकूल रकम दे दी हमें, चलो भाई इसके लिए हमने वर्क करना है। अब जिसने फीस नहीं भी दी उससे इसलिए दिल भी नहीं करेगा कि यार उसके लिए करे नहीं करे, वो डायरेक्ट हो जाए या कुछ हो जाए। 6 महीने काम करें इसके ऊपर, 6 महीने बाद बोल दे नहीं हमारा तो खानदान में ही हो गया। हाँ, जबकि मैच मेकर से वही राब्ता करते हैं इनको खानदान में नहीं करना होता। बिल्कुल ऐसी बात है। जो लोग समझते हैं काम बहुत आसान है, तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए, मैं इनको ये कहूंगा कि आगे है, अगर करने का जज्बा है, आपने करना है ये चीज, ये खिलाफ मुकद्दस काम है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें लोग छुपते हैं, नाम चेंज करके कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ आए आगे बढ़े इसमें, बिल्कुल आगे बढ़े। क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? बस ये कहूंगा कि ये सोचे, अपना ना सोचे। बहुत से हमारे मैच मेकर्स ऐसे हैं कि अपने ही सोचते हैं कि यार हमारा नाम हो जाए, हमारा काम हो जाए, ये हो जाए। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, बहुत से मैच मेकर ऐसे जो मेरे लिए मुखालफत रखते हैं। ओके, मैं इनको कहता हूँ कि आप आए मेरे साथ काम करें, सब कुछ करें, मैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, बल्कि मैं प्रमोट करता हूँ लोगों को। तो बहरहाल लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये कि ये नौबत है कि जो मुखालफत करते थे आज वो साथ बैठे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करे। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद बख्श भाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम क्या देना चाहेंगे नाज़रीन? मैं पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि जो मसलतर हमारे, हम तो माहीगीरों पे बात करते हैं, साहिली पट्टी पे बात करते हैं, कि मैं ये गवर्नमेंट से या इदारों से ये खुदारा अपील करना चाह रहा हूँ कि खुदारा हमारे जो साहिली पट्टी है उसके जो मैंग्रोव्स के दरख्त है उनको बचाया जाए, और माहीगीरों के जो माशी और समाजी जो है उस पर काम किया जाए। माहीगीरों के साथ मतलब जो नाइंसाफी हो रही है वो ख़त्म की जाए। दूसरा ये कि जो 147 करे के वडेरों ने कब्जा किया हुआ है वो ख़त्म किया जाए। दूसरा ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो है नी तकरीबन 10 से 15 फोल्डिंग जट्टी बनाई थी, फोल्डिंग जट्टियों पे भी वडेरों का कब्जा है। सरकारी स्कूलों में भी जो दीवारें तोड़ के मतलब वो ख़त्म कर देते हैं, उस पर कब्जा करते हैं, बेच देते हैं, ये वो। तो हमारे ये माहीगीरों के दुश्मन है वडेरे, तो ये हमारे माशरे को तबाही करेंगे, हमारे बच्चों को तालीम से महरूम करेंगे। ये लोग कि चाहते कि भाई ये फिलाई के लिए कोई काम के लिए कुछ जगह रखी हो, कुछ मकसद जगह उनको बेच देंगे, फरोख्त कर दे देंगे। तो ये मतलब गवर्नमेंट को चाहिए, इनको रोकना चाहिए इसी चीज़ों को। इनको रोकेंगे तो फिर चीजें जो है वो बेहतर होंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने विजिट स्केड्यूल में समय लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह जिंदगी है तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करेंगे न्यूज ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते समा।